नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, जो आज सामने आप शख्सियत देख रहे हैं, ये काफ़ी जो अपने गिर गौशाला या देसी गिर नस्ल के अंदर काफ़ी अद्भुत काम कर रहे हैं। आपने जहाँ तक पहले मेरे वीडियोज़ में देखा होगा, मैं कई अलग अलग गिर गौशालाएँ हैं वहाँ गया हूँ, गायों के बारे में, देसी नस्ल के बारे में, ये होता है वो होता है, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दी है। पर जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो ये कार्य कर रहे हैं, इनको मैं सलाम करता हूँ कि ये नंदी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। नंदी के जो गौमूत्र होता है उसके ऊपर ये सारे जो मैं सामने देख रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं। और उसमें उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या इन्होंने कैसे शुरुआत की, काफ़ी बड़ा इनका एक साइंटिफिक तरीके से इंडस्ट्री के रूप में इन्होंने ये अपना पूरा जो बिज़नेस है उसको चला रहे हैं। बिज़नेस नहीं बोलेंगे, जो ये काम कर रहे हैं, इनका शौक़ है इसके ऊपर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सर से ही इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ये कहाँ से बात कर रहे हैं, इनका क्या नाम है और ये क्या काम कर रहे हैं। थोड़ा सर आप अपने बारे में ब्रीफली, थोड़ा जो दर्शक सामने देख रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस कीजिए सर। जरूर से। मेरा नाम है अंकुर दौलतिया। बेसिक में सूरत से हूँ और सूरत के नज़दीक ही मतलब 30 किलोमीटर दूर या कोसंबा गांव है, वहाँ पे हमारी गौशाला है जी। यहाँ पे अभी हमारे पास 250 गौवंश है, उसमें से 88 हमारे पास बूल है जी। और पहले तो हमने ये स्टार्ट किया था कि एज ए नॉर्मली गौशाला, गाय बहुत सारे बेनिफिट है, गाय रखनी चाहिए, गाय का दूध अच्छा है, गाय के गौमूत्र में ये गुण होते हैं। तो फिर हमने पहले बेसिक वही सोचा था और वही सोच दिया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हमने इसमें R&D स्टार्ट किया, स्टडी किया, तो बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिली। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज तक मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, लेकिन उसमें क्या हम जब समझते हैं कि गाय हमारी माताएं है, गाय में 33 कोटि देवता होते हो, तो गाय का गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन गौमूत्र ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? काफ़ी सारे तो बहुत सारे एनिमल्स है, उसका भी क्यों नहीं, सिर्फ गाय का ही क्यों सर्वश्रेष्ठ है? तो ये सारे रिसर्च हमारे उस पर थे। और गाय को दूध के लिए कोई भी पालता है, ठीक है, गाय को माता भी मानते हैं, लेकिन नंदी का क्या, बूल का क्या? देखो, मैंने तो बहुत सारी चीज़ ये देखी है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमारे घर से हमें रोटी खिलाने के लिए बोलते हैं कि जा ये रोटी है, बाहर गाय को खिला के आ, गाय को रोटी खिलाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे नंदी भी खड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, गाय को ही रोटी खिलाते हैं। अगर नंदी मुंह मारेगा तो उसको जापड़ हम मारते हैं। भाई क्यों? प्रकृति, जब प्रकृति ने बैलेंस किया है तो हम अनबैलेंस करने वाले कौन होते हैं? हम क्या करते हैं कि गाय रखते हैं, जैसे ही बछड़ा हुआ तो हम उसको पांजरा बोलिया कहीं पे रख देते हैं। लेकिन उसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आएंगे इस पर, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च होता है। हमारा बेस क्या होता है कि पहले यूरिन का बात करेंगे हम, कि गौमूत्र को कलेक्ट करने के बाद पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाय का गौमूत्र ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। उसके बाद हम रिसर्च के बारे में बताएंगे। क्योंकि गाय का गौमूत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि गाय के अंदर 3 स्टमक है, 180 फुट के आती है तो टॉक्सिन्स वहाँ पे जमा होते नहीं। उसके बाद उसके खून में सूर्य केतु नाड़ी आती है, और उसके अलावा उसका जो लीवर होता है, लीवर में पर डे 100 ppm पॉइजन डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो उसको क्या है कि आगे से कुछ पेस्टिसाइड वाला खिलाते हैं या कुछ भी खाएगी गाय, तो लीवर जो है 100 ppm पॉइजन डाइजेस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब में टॉक्सिन से, अगर पसीना देखो तो गाय को 24 आवर्स के मुंह पे पसीना आपको देखने को मिलेगा। तो टॉक्सिन से रिमूव होने के बहुत सारे वेज है। तो वो जो टॉक्सिन है वो दूध में, गौमूत्र में, गोबर में टॉक्सिन्स नहीं आते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ गौमूत्र है। पहले अगर हम देखें तो हम स्वयं भू करते थे, यानी कि हमारा खुद का यूरिन हम पीते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमारे बॉडी में जो कुछ खाते थे, पीते थे, उसमें मिनरल्स, आयरन्स, विटामिन, प्रोटीन जो हमें कुछ मिलते थे, वो सारे जितने बॉडी को चाहिए बॉडी ले लेता था। उसके बाद के जो बचते थे वो यूरिन से बाहर निकलते थे। तो हमने क्या किया, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको स्वयं उसको कलेक्ट किया और पिया। तो उसमें जो डाइल्यूट फॉर्म में जो सारे मिनरल्स, विटामिन हमें इंस्टेंट मिल जाते हैं और बॉडी में बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक्चुअली एक प्रॉब्लम भी क्या है कि टॉक्सिन्स भी वहीं से रिमूव होते हैं, समझ लीजिए आप। राइट सर। तो टॉक्सिन्स भी बॉडी में जाते हैं। लेकिन गाय का गौमूत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उसमें टॉक्सिन्स नहीं आते हैं, सारे ये मिनरल्स, विटामिन, आयरन्स, प्रोटीन्स आते हैं, इसलिए गाय का गौमूत्र सर्वश्रेष्ठ है। अभी हम गौमूत्र के रिसर्च के बारे में बताएंगे। तो गौमूत्र का रिसर्च हमने जब स्टार्ट किया तो 70 मिनट से स्टार्ट किया था। अभी 70 मिनट से लेके हम 4 मिनट्स तक आए हैं। 4 मिनट के अंदर का जो गौमूत्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ होता है कि जैसे ही गाय गौमूत्र देती है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसको आप पीना चाहते हो तो फ्रेश ही कीजिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया था कि हाथ से, जैसे गाय खलना बोलते हैं, खलती है जैसे ही पी लीजिए। क्योंकि हमारे हाथ का जो नाप होता है वो 10 ml होता है जी। अच्छे मतलब में जो हेल्दी लोग हैं उनको 10 ml पीना चाहिए, बीमार लोग हैं उनको 20 ml पीना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यूरिन भी एसिडिक होता है। तो 4 मिनट के बाद गौमूत्र अगर हम फ्रेश नहीं पी सकते, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो क्या है, तो हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि उसका अर्क बना दिया जाए।
गौमूत्र को उबाल के जो स्टीम के स्वरूप में जो मिलता है उसको अर्क बोलते हैं। अर्क पीने से भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन एक साइंस यहाँ पे ऐसा बोलता है कि अगर किसी भी चीज़ को गर्म किया जाए तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है। जैसे अभी यूरिन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही वो स्टीम होती है। इतना अगर गर्म करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन फिर भी इसमें बेनिफिट मिलता है बिकॉज ऑफ उसमें हमारे जो 4 एंजाइम है उसमें रहते हैं। एंजाइम क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को स्कैन करने का काम करते हैं, ऊपर से नीचे तक का जो भी डिजीज है वो कवर करते हैं। फिर भी उसमें बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन हमने उससे भी थोड़ा एडवांस निकाला है क्या कि गौमूत्र को विदिन 4 मिनट्स में कलेक्ट करते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन ब्लास्टर फ्रीजर है, उसमें माइनस टेम्परेचर 70 तक जाता है, माइनस टेम्परेचर उसमें हम होल्ड कर देते हैं। बिकॉज ऑफ होल्ड करने से क्या होता है, इतना टेम्परेचर माइनस में उसका ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कोई होती नहीं है। फिर उसको हम लेवलाइज करके डिहाइड्रेट करते हैं, मतलब -35 डिग्री टेम्परेचर में उसमें वैक्यूम करके पानी निकाल लेते हैं और सॉलिड कंटेंट होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। और जब सॉलिड कंटेंट का जब हमने एनालिसिस किया तो हम दंग रह गए, क्योंकि हमने अर्क का भी एनालिसिस किया था, सॉलिड कंटेंट का भी एनालिसिस किया। तो सॉलिड कंटेंट का अगर एनालिसिस मैं आपको बताऊँ तो उसमें क्या क्या है, जैसे इसमें सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कॉपर, जसत, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, B12, B9, B6, B7, B2, B1, ओमेगा 9, ओमेगा 3, ओमेगा 6, कर्क्यूमिन, कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज, एंजाइम और प्रोटीन। इतने एलिमेंट्स जो हमने पाए हैं। अभी जर्मनी का दावा तो 5100 एलिमेंट्स का है, लेकिन हमारे पास कुछ शायद लैब रिसर्च वगैरह और इतनी सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, शायद हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन इतने एलिमेंट्स तो कंफर्म इसमें मिलते ही। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स इसमें होंगे। लेकिन हमारा मेन रिसर्च का क्या था, अब उस पर आते हैं। बुल तो काऊ यूरिन पे तो बहुत सारे मतलब में आर्टिकल्स भी है, पब्लिश भी है, वो यूरिन पे बोला भी गया है, यूरिन पे शास्त्र में भी लिखा गया है। लेकिन बुल का यूरिन भी गाय के यूरिन से कम नहीं। जैसे ही सेम प्रोसेस हमने बुल का यूरिन कलेक्ट किया, बुल का यूरिन कलेक्ट करने के बाद हमने सेम प्रोसेस की और जब उसका पाउडर कलेक्ट किया और उसको एनालिसिस किया गया तो गाय के गौमूत्र में 1.23 mg गोल्ड है और बुल के यूरिन में 21.6 mg गोल्ड है, 20 टाइम्स से ज़्यादा गोल्ड है। उसमें कॉपर भी ज़्यादा है, जिंक भी ज़्यादा है और दूसरे भी रिसर्च हमने किए। जैसे हमने उसको प्रैक्टिकली ट्रायल किया तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो हम मैन पावर के लिए नेचुरल टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। अभी हम हालांकि देखेंगे तो आप बहुत सारे सिटी में, जैसे मेगा सिटी है, मेट्रो सिटी में आप देखेंगे तो आपको टेस्ट टू बेबी सेंटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या कहाँ रही, यही प्रॉब्लम आ रही है, बराबर। तो यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जब बुल के यूरिन से बनी हुई मेडिसिन स्टार्ट किया और लोगों को देना स्टार्ट किया, हमने 14 प्रेगनेंसी कंफर्म की है जिनको 7-8 साल से बच्चे नहीं थे। बिकॉज ये क्या करता है कि स्पर्म काउंटिंग बढ़ा देता है, मोटिलिटी बढ़ा देता है हमारे, और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर देता है। इसमें एक बहुत ही अद्भुत पावर है इसमें। और दूसरा, जो कैंसर पे हम काऊ यूरिन की कैप्सूल वगैरह जो बना के रिजल्ट ले रहे थे, तो जो 30 दिन में रिजल्ट मिलता था वो बुल यूरिन की कैप्सूल में 10 दिन में रिजल्ट मिल जाता था। मतलब में वो बहुत ही फास्टेस्ट है। तो क्या क्यों बुल को हम यूज़ ना करें। उसके बाद हमने जैसे काऊ डंग के हमने ये बनाए थे, कंडे बनाए थे, काऊ डंग के कंडे बनाए, जलाए, उसके स्मोक एनालाइज किया। वही सेम टू सेम हमने बुल के कंडे बनाए और बुल को स्मोक एनालाइज किया। तो काऊ डंग का जब स्मोक एनालाइज हुआ और बुल डंग का स्मोक एनालाइज हुआ तो उनसे 3 गुना ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज़्यादा थी। और उसको जलाने के बाद जब उसका ऐश रिपोर्ट किया गया तो उसमें 35 mg आयरन्स थे और बुल वाले में 140 mg आयरन्स थे। अगर मैं इसको आपको शास्त्रोक्त एग्जाम्पल दूँ, अभी मैं साइंस का बात किया, थोड़ा हम स्पिरिचुअल बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण गाय रखते थे, तो गाय का बहुत ही हमने महत्व दिया हुआ है कि गाय हमारी माता है। भगवान श्री कृष्ण गाय रखते थे, गाय के बीच में रहते थे, गाय का बहुत ही महत्व दिया। लेकिन भगवान शिव भी तो नंदी रखते थे, राइट, समझिए। तो हमने लोगों को पूछा, भाई भगवान शिव भी नंदी रखते थे, बोले वो तो उनका वाहन है, हो नहीं सकता भाई, क्योंकि भगवान शिव यानी कि योग के देवता। और अगर योग यानी कि खेचरी मुद्रा, तो वो जानते हैं खेचरी मुद्रा करने से 1 सेकंड में लाखों किलोमीटर काटा जा सकता है। नंदी तो भाई बहुत धीरे चलता है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन लॉजिक क्या था कि सबसे कम ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, हाइट पे होती है। इंडिया में हाइट सबसे कौन सी, हिमालय में ऊंचा पर्वत कौन सा, कैलाश। तो कैलाश पे नंदी रखते थे, तो उसका जो भी गोबर होता था उसके कंडे से यज्ञ किया जाता था। वो यज्ञ से जो भस्म निकलती थी वो भस्म बॉडी पे लगाते थे और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता था। क्योंकि अभी आपको एग्जांपल दूं तो हमारे अघोरी साधु संत महंत सब ये भस्म लगाते हैं। यस सर। भाई उन्होंने तो संसार त्याग दिया है, तो गोरा होने के लिए तो भस्म लगाते नहीं। भस्म लगाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पूरे वर्ल्ड में 21% ऑक्सीजन है। जब हम एक बार सांस लेते हैं 16% ऑक्सीजन हम डिजोल्व करते हैं अंदर, और 5% ऑक्सीजन ही हमारी मेम्ब्रेन अंदर लेती है, बाकी उस श्वास के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं।
तो जो बस में लगाते थे तो 1-2% ऑक्सीजन वहाँ से मिल जाती थी, मतलब मैं पूरा मिल जोड़ के तोड़ ताड़ के ऑक्सीजन की मात्राएं बढ़ाई जाती थी। और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है कि देखो, कैंसर के सेल आपके अंदर होते हैं, मेरे अंदर होते हैं, दोनों के अंदर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन बॉडी में जाता है तो कैंसर के सेल सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कहीं पे भी कम हो गया, तो वो क्या होता है कि सेल और माइक्रो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता और वहाँ पे वो सडन लगता है, ट्यूमर की तरह डिटेक्ट होता है, जिसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। देखिए, अभी महिलाएं बहुत सारी हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ वो ना तो दारू पीती है ना गुटखा खाती है, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है बिकॉज ऑफ किचन में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। समझिए, तो कैंसर का एक सबसे बड़ा रीज़न भी यही है। तो ऑक्सीजन अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो हम काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और ऑक्सीजन बढ़ने से क्या होता है कि हमारे तीनों नाड़ियों के अंदर प्राणवायु बढ़ता है। इडा, पिल्ला, सुषुम्ना के अंदर प्राणवायु बढ़ता है। प्राणवायु बढ़ने से हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्र। इसमें ऊर्जा बढ़ती है और हम मतलब एक स्पिरिचुअल इफेक्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। इसीलिए भगवान शिव नंदी रखते थे, तो हमने पूरा नंदी पे रिसर्च किया हुआ है। नंदी के जैसे डंक पे उसमें नाइट्रोजन कितना है, काव डंक में नाइट्रोजन कितना है, फिर उसको खाद के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसका खाद में बेनिफिट, काव का क्या बेनिफिट है और नंदी का क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें हमने यूरिन में भी की है सेम टू सेम। और अब हम बात करेंगे काउ मिल्क की। तो काउ मिल्क वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मिल्क काउ मिल्क क्यों है? क्योंकि उसमें A2A2 बेटा केसिन प्रोटीन है। केसिन होने के बावजूद भी 2 घंटे में डाइजेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और काफ़ी सारी रिसर्च हमने भी पाया है कि जो हमारे DNA और RNA पे बहुत ही अच्छा मिल्क का वर्क होता है। उसका अगर माइक्रो प्रोसेस बताऊँ तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हम प्रेग्नेंट वुमन है तो शास्त्र में भी और यहाँ पे भी हम उसको दूध पीने के लिए बोलते थे, गाय का दूध पियो। जब वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो गाय का दूध इसीलिए पिया जाता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फॉलिक एसिड की टैबलेट लिख के देते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड होना चाहिए बॉडी के लिए, बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ किसी चीज़ का क्या होता है कि एक्सटर्नली हम उसको ले रहे हैं अगर उस तरीके से, तो बेटर है कि नेचुरली मिल रहा है। तो पहली डिलीवरी में प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे केस में हमने ऐसा भी पाया है कि वो एक्सटर्नल फॉलिक एसिड की टैबलेट लेने से फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन गाय का दूध ऐसा है कि उसमें नेचुरल फॉलिक एसिड है, उसमें वाइटामिन है, IgG, IgE, IgI, इम्यूनोग्लोबिन ग्रोथ फैक्टर बहुत ही मात्रा में अच्छे पाए जाते हैं, उसमें कैल्शियम भी पाए जाते हैं, तो बच्चे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और दूसरा क्या होता है कि गाय के खून में जो सूर्य की नाड़ी होती है, सूर्य से एनर्जी रिसीविंग करके वो दूध के बाउल में उतारती है, यानी कि उसका दूध पीला होता है। उसके बाद हम आएंगे घी के बारे में। तो घी आजकल जो बनाते हैं ना, वो सब क्या करते हैं कि मलाई निकाल के बनाते हैं। वो मलाई निकाल के जो बनाते हैं ना, वो बटर ऑयल होता है, वो घी नहीं होता है जी। देखिए उसमें क्या होता है, मलाई यानी कि फैट हो गई, तो वो सारा फैट ऊपर आता है, फैट निकाल के हमने बनाया है। जिससे बचना है वही हम कर रहे हैं। कैसी भी अच्छी गाय ले लो, अगर उसको सही प्रोसेस करके नहीं बनाया जाता तो बटर ऑयल है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। तो क्या करना है कि कच्चे दूध को उसमें दही में मिला दो, दही हो जाएगा। दही के बाद उसका बिलोना करो। बिलोना करने का ये बिलोने का मतलब क्या होता है कि उसके न्यूट्रंस टूटते हैं। जितना मतलब है उसका मंथन होता है, इसमें समुद्र मंथन का नियम लागू होता है। जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो बहुत सारे रत्न निकले थे, तो इसको भी मंथन अगर किया जाए तो इसमें जो न्यूट्रंस होते हैं टूटते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स ब्रेक होते हैं, और जितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या करते हैं, हम धीमी आंच पे इसको तपाते हैं। एक्सटर्नल टेम्परेचर से ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ऐसे उसको तपाते हैं। जो बनता है वो घी होता है। अगर वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चीज़ होती है तो घी होती है। अगर शास्त्रों में तो ऐसा लिखा गया कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो पर डे 50 ग्राम घी पीना स्टार्ट कीजिए। 50 ग्राम से 200-300 ग्राम तक आप घी पी सकते हैं, उसमें फैट नहीं होता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, अगर हार्ट के ब्लॉकेज है तो आपको घी नहीं खाना चाहिए। नहीं, वो भी गलत नहीं है, डॉक्टर लोग भी गलत नहीं है, सही है, क्योंकि उन्होंने मार्केट का घी देखा हुआ है, आप समझ गए ना, वो बटर ऑयल देखा हुआ है, घी नहीं देखा हुआ है, तो वो भी बोलते हैं वो बात सही है। लेकिन हमको नॉलेज ये देनी चाहिए कि आपको घी खाना है, और कौन सा घी खाना है, ये गाय का घी खाना है और ऐसा घी खाना है, ठीक है, देसी नस्ल का घी खाना चाहिए। ये कर दी हमने घी की बात। उसके बाद हमारा एक है काउ कोलोस्ट्रम। जब गाय बच्चे को जन्म देती है उसके बाद जो पहला दूध आता है उसको संस्कृत में गौ पीयूष बोला जाता है। तो गौ पीयूष में बहुत ही बड़ी मात्रा में IgG, IgI, इम्यूनोग्लोबिन ग्रोथ फैक्टर और विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। अगर किसी को मस्कुलर डिसऑर्डर का डिजीज़ है, मस्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है कि हमारे जो DNA होते हैं उसमें से 57 जो चेन होती है, इसमें से चेन नंबर 7 नंबर का फैक्टर मिसिंग होता है। तो हमारे बॉडी में 7 नंबर का फैक्टर काम क्या करता है कि प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया होती है। जैसे प्रोटीन बनना ही बॉडी में बंद हो जाएगा तो वो बच्चा धीरे धीरे पैरालाइज होते जाता है।
ठीक है, अगर बाहर से उसको प्रोटीन देते हो तो उसका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो वॉमिटिंग के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो यही प्रक्रिया में ये काउ कोलोस्ट्रम में बहुत ही अच्छा काम करता है, बॉडी में प्रोटीन को बनाने का काम की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो मस्कुलर डिसऑर्डर में सबसे अच्छा रिजल्ट इसमें लिया हुआ है और काफ़ी सारे अभी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जैसे कैंसर में सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं ल्यूकेमिया के। हमारे पास छोटा से छोटा केस 1.5 महीने की बच्ची है और बड़ा केस में 21-22 साल के बच्चे भी है। तो ये ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया में सबसे बेस्ट है काउ कोलोस्ट्रम, गौ पीयूष। अगर इसको दिया जाए तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। खास करके इस काउ कोलोस्ट्रम को हमने सेम प्रोसेस किया, उसको माइनस टेम्परेचर में हार्ड करके डिहाइड्रेट करके आइसोलेट में कन्वर्ट करके इसके हमें 5 ग्राम के हमने से पाउच बनाए हुए, क्योंकि हमारा फोकस था कुपोषण को रोकना। कुपोषण को रोकने के लिए जो बच्चा आने वाला है वो हमारा भविष्य ही है, हमारे भारत का भविष्य ही है। तो हम क्या करते हैं, प्रेग्नेंट वुमन के लिए दी बेस्ट है। अगर प्रेग्नेंट वुमन इसको लेती है तो दूसरे सप्लीमेंट्री मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आज तक हमने 17 डिलीवरी पे जो रिजल्ट लिए वो सारे बच्चे 3 kg से ऊपर ही वेट के ही है, मतलब में वो हेल्दी बच्चे का जन्म हुआ है। तो गौ पीयूष भी एक बहुत अच्छा पार्ट है। उसके बाद यूरिन की बहुत सारी कॉस्मेटिक आइटम भी बनाई जाती है। यूरिन से हमने सीरम डेवलप किया है, तो सीरम डेवलप करके सीरम से हमने मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड स्किन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। और यूरिन में ऐसे तो बहुत सारे रिसर्च है। उसके बाद अगर हाल ही में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे एक रिसर्च के बारे में कि पहले क्या होता था, आपने नाम सुना कायाकल्प का? राइट सर, सुना है सर। क्या होता है कि वो राजा महाराजा ऋषि मुनि के आश्रम में जाते थे कायाकल्प करवाने के लिए जी। मतलब में वो एंटी एजिंग अभी बोलते हैं, तो वो जो उम्र कम दिखना वगैरह। तो पहले क्या करते थे कि राजा महाराजा वो गाय डोनेट करते थे, यानी कि दान देते थे। इस ऋषि मुनि को 1000 गाय दे दी, इसको 2000 गाय दे दी। क्यों देते थे? उसको गाय का दान करते थे और उससे भी जो भी ये होता था, मतलब में मेल का ये कायाकल्प। और उसको कायाकल्प क्या होता है कि एक गाय का दूध निकालना है, हमें दूसरी गाय को पिलाना है, फिर दूसरी गाय का दूध निकाल के तीसरी को पिलाना है, तीसरी का निकाल के चौथी को पिलाना है। ऐसे 100 बार 100 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। और 100 और 101 जो है काउ, उसका जो दूध आता है वो 1 गिलास दूध भी बहुत इफेक्टिव होता है। और वो पीने से मतलब में उसका 35 डेज का ये साइकिल पीरियड होता है, तो वो कायाकल्प होती है, इसको कायाकल्प बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कर नहीं सकते, तो यही प्रोसेस हमने किया। और वो जो मिल्क कलेक्ट किया, वो मिल्क को कलेक्ट करने के बाद सेम हमने उसको लाइफोलाइज करके डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना दिया। और मतलब में 1 कप जो मिल्क है इज इक्वल टू 1 टैबलेट, छोटी टैबलेट बना दी। आपको कुछ नहीं करना है, 1 टैबलेट डेली ले लेनी है। ये हो गया कायाकल्प, मतलब एंटी एजिंग का काम करेंगे। तो इसको उस प्रीमियम लेवल पे अपने गाय के पास इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको प्रीमियम लेवल पे जाएंगे। एंटी एजिंग का इससे बेटर कोई वे नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया इस पे है और ये काफ़ी सारे रिसर्च, इसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च है, वो जैसे जैसे आगे होते जाएंगे हम बात करेंगे। तो सर जैसे आपने ये बताया कि आप इतनी रिसर्च, आप काफ़ी यंग भी लग रहे हो, आपका 4 से 5 साल आपको इस लाइन में हुआ है। सो हाउ यू गॉट दिस डीप नॉलेज? आपको इतना बेहतरीन नॉलेज, बड़े बड़े, मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई पहला कोई अदर इंस्टीट्यूट भी होगा। मेरे को लगता है ये आपका पहला ही इंस्टीट्यूट है। और मैंने भी जहाँ तक देखा है, सुना है कि नंदी के ऊपर इतना आपने रिसर्च कैसे किया, इसके पीछे कारण, हाउ यू गॉट द नॉलेज अबाउट दैट कि नंदी के ऊपर काम करके इतने बड़े अपन को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है सर? देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन अगर कूद गए समंदर में तैरना आप सीख जाते हैं, समझिए ये बात होती है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर डीप हो गए, काम में अगर डीप हो गए, तो मतलब इतने कब तक कितना डीप होते जाएंगे ना, आपको खुद को भी पता नहीं चलता। ये सब्जेक्ट है। अगर भगवान श्री कृष्ण इतना डीप हो गए और 11 साल गायों के बीच में बिता दिया, तो हमने तो 5 साल ही बिताया है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि हमारा एक सोशल एक्टिविटी भी चल रहा है, जैसे नंदी बचाने का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे एम्बुलेंस भी चल रहे हैं, हम रोड पे भी बहुत देखते हैं। लेकिन गाय को तो यार फिर भी कोई पाल लेगा, लेकिन नंदी का कौन है? और नंदी का क्या महत्व है? शास्त्र में नंदी का महत्व लिखा हुआ है। जिन राजा को संतान नहीं हो रही थी, उनको नंदी के साथ रहने के लिए, फिर नंदी का मूत्र सूंघने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयोग भी आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये इन्वेंशन किया जाए, अगर इन्वेंशन सच्चा हो जाए, तो क्या होता है कि हम प्रकृति को इम्बेलेंस किए बिना हम नंदी को भी रख सकते हैं। और नंदी के गोबर से और नंदी के मूत्र से जो भी चीज़ें बनेगी वो मार्केट में सेल होगी, उससे जो भी इनकम सोर्स होगा, इससे नंदीशाला हम बना सकते हैं। और ये अपनी मतलब ये प्रकृति को बैलेंस भी कर सकते हैं। और जो गाय अभी रोड पे मिल रही है वो नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा मेन इंटेंशन क्या है कि गाय खाती क्या है? घास खाती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ देती क्या है? गोबर देती है। गोबर देती, राइट सर, ठीक है। और कोई गाय को दूध भी नहीं देती, मिल्क नहीं, गोबर तो देने वाली है। तो गोबर का भी एक बहुत बड़ा, अभी देखो हम 2 साल से रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हालांकि हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि
जैसे बिजली का पूरा दिन, एक दिन यहाँ पे भी पावर नहीं था और बिजली की कटौती आएगी बिकॉज ऑफ लिग्नाइट का प्रॉब्लम हो रहा है कि कोयले की प्रॉब्लम हो रही है, तो काफ़ी पावर स्टेशन चाइना में भी जैसे बंद है। तो हमने 2 साल पहले ये रिसर्च किया था और हमने कुछ बनाए भी इसमें से कि गोबर होता है वो गोबर गैस में जाता है, गोबर गैस बन के जो स्लरी बाहर निकलती है उसको हम सेपरेट करते हैं, डी वाटरिंग करते हैं, यानी कि सॉलिड अलग निकलता है, पानी अलग निकलता है। जो सॉलिड अलग निकलते हैं उसके हम बायोकॉल बनाएंगे और वो बायोकॉल है वो बहुत सारे मतलब मिल्स वगैरह हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं और उसमें जाएंगे तो जलाव के तौर पे यूज़ करेंगे। तो कोयला जलाने से पॉल्यूशन होगा, ये गोबर के जो बायोकॉल जलाने से पॉल्यूशन भी नहीं होगा, वातावरण का शुद्धिकरण भी होगा और गाय से निकलने वाले जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ होगी तो गाय भी बचा सकते हैं। अगर गाय को बचाना है तो अगर जब तक गाय को इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाएंगे तब तक हम गाय को बचा नहीं पाएंगे। मैं और आप अगर कत्ल खाने से जाने वाली गाय को रोड पे खड़े रह के फिर अपना ये कुछ हिस्सा डोनेट करके भी, ये करके भी, देखो हमने क्या किया है, गाय को बेचारी बना दिया है। जब हम बोलते हैं गौमय वसते लक्ष्मी, गाय हमारा कल्याण करती है, हम उसका कल्याण करने चले यार 10-2 रुपए की वो जब लेते हैं और खिला देते हैं। और गौ भक्ति तो जैसे मकर संक्रांति पे बस एक दिन ही आ जाती है, हम वही देखते हैं, मतलब हम बोलते हैं हमने गौ सेवा की। गौ सेवा कौन सी, गौ सेवा कोई नहीं कर सकता है, जबकि हम बोलते हैं कि गौ हमारा कल्याण करती है और हम उसका कल्याण करने के लिए, ये हो ही नहीं सकता। तो वो बेचारी नहीं है, वो बोलती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतना पावर है, मैं इतना दे सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, इतने सारे रिसर्च हुए तो मेरा पूरा 100% यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हो, वो कीजिए। तो हमें वो करना है, हमने कुछ अलग नहीं किया है। देखो चीज़ें वही है, हमने सिर्फ तरीका बदल दिया है और कुछ नहीं किया है। अगर किसी भी चीज़ का छोटा सा भी तरीका अगर बदल दिया जाए तो उसको बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है, समझे। तो इसको अगर बायोकॉल बन गया तो देखो अभी पांजरापोल वगैरह में 3500, 4000, कहीं पे 10,000 गाय है, तो गोबर तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एक तो क्या होता है, हमें गैस मिल गया, सीएनजी मिल गया, और जो लिक्विड है, लिक्विड स्लरी बनेगी तो उससे हम खाद में भी जीवामृत वगैरह बहुत कुछ बना सकते हैं और डाल सकते हैं। सॉलिड जो बचेगा तो सॉलिड के हम बायोकॉल बना दें, और बायोकॉल की इतनी खपत है कि आपके पास अगर 10 टन है, 1000 टन भी पड़ा है, 1 घंटे में बिक जाता है और 10 रुपये केजी हाल की डेट में बिकता है अभी। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हो जाएगी। तो फिर क्या करेंगे कि बाहर कोई गाय नहीं, फिर गोबर तो देगी ना, कुछ नहीं देगी तो वो देगी, मतलब में गोबर भी इकट्ठा करके उसके बायोकॉल बनाए जा सकते हैं। ये एक बड़ा इन्वेंशन हो सकता है अगर सब लोग इसमें आते। हम और भी कहना चाहते हैं, जैसे अभी इमोशनली अगर हम बोले तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ से दूध जाता है, 100 रुपीज़ लीटर जाता है, लोग दूध पीते हैं, तो हम बोलते हैं कि यार आप ये मत समझो कि आपने 100 रुपीज़ का दूध लिया अच्छा पिया, आप ये समझो कि आप एक गाय को पाल रहे हो। राइट सर। तो मेरी और आपकी इतनी औकात तो है कि एक महीने में 200 रुपये की चीज़ तो मैं गाय आधारित ले सकता हूँ। बिल्कुल सर। कुछ नहीं करना, 140 करोड़ की जनता है, हिंदू अगर हमारा पकड़ के चलेंगे, 40 करोड़ भी अगर पकड़ के चलेंगे, 40 करोड़ लोग भी अगर 200 रुपये की चीज़ गाय आधारित ले लेंगे, एक भी गाय कटने के लिए नहीं जाएगी और सब गाय को बचाया जा सकता है। लेकिन ये सबसे क्या पसंद, ये हमारी समझ का अभाव है। ये हमारी समझ का अभाव है और आधुनिकीकरण का भी एक बड़ा इफेक्ट है सर। आपको क्या लगता है कि जो ये विनाश हो रहा है देसी गाय के प्रति इंडिया के अंदर, अभी क्या दूर दराज एरिया है जैसे गांव ढाणी एरिया है, वहाँ भी ये जो आधुनिक जो बाहर की नस्लें गायें हैं, अमेरिकन हो गए या एबीएस सीमन, जो सीमन, उनकी गायें वहाँ पल रही है, अपनी देसी नस्ल की गायें बिल्कुल वहाँ से लुप्त हो गई है। तो इसका आपने जैसे एनालाइज किया होगा, काफ़ी रिसर्च भी किए है, व्हाट आर द फैक्टर्स, इसके पीछे रीजंस क्या है कि लोगों का देसी गाय का जो अपने शास्त्रों में श्री कृष्ण ने इतना बड़ा उसको माना है, और आज का ये दौर चल रहा है कि लोग कैंसर के तरफ, कैंसर लोगों को हो रहा है, और भी बीमारियां हो रही है, और लोगों के जो युवा पीढ़ी है उसमें देसी नस्ल के बारे में इतनी जागृति नहीं है। अगर उनको ऐसी भाषा भी बोलें गायों के बारे में, उनको जानकारी भी देना चाहिए, तो वो थोड़ा सा उसको गिरवी नज़रों से देखता है कि एक गंवार टाइप का बंदा है, क्या बातें कर रहा है ऐसी। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, व्हाट आर द मेन रीजंस, और इसको कैसे अपन वापस खड़ी कर सकते हैं सर? ये देखो ह्यूमन मेंटालिटी हमारी पहले से ऐसी रही। पहले क्या होता है कि जो नेचुरल चीज़ें थी पहले हम ही बिगाड़ते हैं, फिर उस तरफ हम संस्कृति की तरफ वही उसको सुधारने के लिए हम निकल पड़ते हैं। यही हमने पहले से किया हुआ है। सेम चीज़ इसमें हमने की हुई है। इसमें क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ों की गुलामी करने की हमें जो आदत हो गई थी, मतलब इसे जैसे इंडिया था, बहुत 700 गुरुकुल थे जो पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, और 100% साक्षरताएँ थी। तो पहले हमारे देश को तोड़ने के लिए जैसे गुरुकुल बंद किए गए, फिर अभी जैसे इंडिया का बंदा है, बीमार नहीं पड़ता है, बहुत सारी ताकत है उसमें, क्यों? बिकॉज देसी गाय का दूध पीता है, तो समझो इसको चेंज कर दो और A1 मिल्क कर दो, तोड़ दो। ये सारे जैसे अभी कैदियों के बर्तन जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के यूज़ होते थे, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या उसमें से लीड सबसे ज़्यादा पहले अलग निकल जाता है और हमारी बॉडी को धीरे धीरे मतलब में कमज़ोर कर देता है। ये सारी साजिश है, जो भी था। खैर अभी हो गया तो हो गया, अब इस पर आगे बात करेंगे। इस पर हमने काफ़ी रिसर्च भी किया था, और ये रिसर्च किया था कि जो हमारी 200 साल पुरानी जो नस्लें हैं अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है।
अगर है, चलो हमने 1-2 बचा ली, तो हम क्या करेंगे कि भाई मेरे पास एक अच्छी गाय है 10-12 लीटर वाली और एक अच्छा नंदी है, उसके संवर्धन से हम एक साल में एक बच्चा ले पाते हैं, ठीक है। उतना जल्दी तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो हमने एक IVF सिस्टम भी डेवलप किया था, उसमें हमने काफ़ी सारा काम किया था। जो रेमंड की जेकेटर्स की टीम थी उसके साथ हमने मिलकर किया था। हमने क्या किया, एक गाय का जो होती है उसका एम्ब्रियोज कलेक्ट किया था। एम्ब्रियोज कलेक्ट करके अच्छे बुल के स्पर्म के साथ इंट्रोड्यूस करके 7 डेज़ के बेबीज़ बनाए थे हमने। और सरोगेट मदर के तौर पे किसी भी गाय को ले लो और उसमें वो बेबी प्लांट कर दो। तो अगर हम नेचुरल प्रोसेस से जाते हैं तो एक साल में एक गाय के साथ हम एक ही बच्चा ले सकते हैं। अगर इस प्रोसेस से जाएंगे तो एक ही स्टैंडर्ड गाय का बच्चा हम 40 से 45 बच्चे एक साल में ले सकते हैं। तो हमने ये भी सारा किया था। और यहाँ पे भी हमारा सीमेंस कलेक्शन सेंटर भी है, हम अपने बुल के सीमेंस भी कलेक्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बाहर जैसे है संवर्धन का काम और गाय का ये काम, देसी नस्ल पे काम करना, तो उसमें क्या है कि जहाँ भाई जो जैसी नस्ल है आप वहीं उनका संवर्धन करो। साहिवाल है तो साहिवाल का करो, कांकरेज है तो कांकरेज का करो, गिर है तो गिर का ही करो। सबसे बेस्ट गाय हमारी 57 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं देसी, वही सबसे बेस्ट। और भगवान ने जो दिया हुआ है, जो उनके वातावरण के हिसाब से जो अनुकूल है वहीं पे है। गिर इसीलिए फेमस है, गिर से भी अच्छी गाय है नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे भी कांकरेज है तो वो भी अच्छी है, मतलब उसका यूरिन अच्छा है, उसका मिल्क एनालिसिस जब हमने किया तो वो भी अच्छा है। लेकिन गिर को सबसे बेस्ट क्यों माना गया है, क्योंकि गिर शांत होती है, समझ ली। तो वो शांत स्वभाव की होती है और वो अपने आप कहीं पे भी एडजस्ट कर लेती है, इसलिए उसको पूरे वर्ल्ड में स्थान मिला है, बाकी सब गायों को नहीं मिला है। जैसे कांकरेज होती है तो वो तेज स्वभाव की होती है, जब बच्चे को जन्म देती है उसके पास जा नहीं सकते, इसीलिए गिर को अभी श्रेष्ठ मान के पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस किया गया है। अगर मैं आपको पूरे वर्ल्ड का दिखाऊं तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं हमारे, उसमें से 36 कंट्री ऐसी है जिनकी करेंसी पे आज भी गाय का फोटो है। वो तो मानना पड़ेगा कि मेरे डेटा नहीं, आप गूगल पे भी देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो अगर गाय इकोनॉमी, आज ब्राज़ील की इकोनॉमी पूरी गाय है, गिर गाय है, तो गाय पे ही हमारी इकोनॉमी है। लेकिन इसको हमने ही बर्बाद किया है। जैसे अभी क्या था, बैल से खेती करते थे पहले, आज ट्रैक्टर से करते हैं। ट्रैक्टर से करने के बाद भी फसल इतनी अच्छी नहीं होती जितनी बैल से होती थी। बिकॉज अब क्या होता था कि बेल क्या होता है कि सींग से, जो उसके सींग होते हैं उससे वो नाइट्रोजन खींच के पग की खुरी में उतारते हैं। तो जब बेल चलते हैं तो क्या होता है कि वो जो पेड़ पौधे होते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन उतारते, पेड़ पौधों को मूल से नाइट्रोजन मिलता है और वो नाइट्रोजन मिलने से पेड़ पौधे का विकास होता है। ये सबसे बड़ा साइंस था, इस साइंस को हमने ही डिस्ट्रॉय किया है। राइट सर। आज बेल से खेती होती नहीं है, बेल से प्रमोट नहीं करना, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं भाई। थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट का भी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना चाहूँगा कि अगर गाय को प्रमोट ही करना चाहते हो, गाय के खाद को, इतना खाद अच्छा है, बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। भाई यूरिया पे 300 रुपये सब्सिडी है, देसी खातर पे तो सब्सिडी नहीं है। अगर प्रमोट करना है तो सिर्फ सब्सिडी हटा के इस पर रख दो, प्रमोट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि देखो अकेली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, सपोर्ट हमारा भी चाहिए और उनका भी सपोर्ट चाहिए। अगर सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो किया जा सकता है और बचाई जा सकती है गायों को भी। बल्कि सर इंडिया के अंदर नहीं, बाहर लोग जागरूक ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आप बता रहे हो कि आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास NRI भी लोग भी आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। आप उनके अंदर चेंजेस देख सकते हो, कितने जागरूक था अपनी हेल्थ के बारे में। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रोग्राम होनी चाहिए। क्या होता है, वो हिंदी में कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। राइट सर। उसमें क्या होता है कि अगर यही नॉलेज है जो सुश्रुत ऋषि ने दिया था, वाग्भट ने दिया था, चरक ने दिया था, यही सारे शास्त्र पढ़ के गए, नालंदा वो सीख के गए फॉरेन से, और वही फॉरेनर आके हमें समझाता है, बहुत इफेक्ट होता है। राइट सर। फॉरेनर ने बोला है, इसमें बहुत ऐसा नहीं होता। US में तो बहुत रिसर्च होता है, उसके बाद बोलते क्यों भाई इंडिया में नहीं होते रिसर्च। वो सभी बड़े बड़े रिसर्च होते हैं। गूगल का आप CEO देख लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बड़े मेन पोस्ट देख लो, सारे इंडियन ही तो हैं, नहीं है। बिल्कुल सर। इंडियन के सचिव ले लीजिए और बाहर के ले लीजिए, उनकी तो रद्दी पर भी नहीं है वो लोग, लेकिन फिर भी ये सारी मेंटालिटी बना दी गई है। आप उसको एग्जांपल दूंगा मैं, थोड़ा आप स्पिरिचुअल एग्जांपल भी देना चाहूँगा। स्पिरिचुअल एग्जांपल में क्या देखते हैं, अभी आप राजस्थान मंदिर है, जी है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। लेकिन फिर भी कोई लोग मन्नत मानने के लिए यहाँ पे महाकाली के मंदिर में पावागढ़ आते हैं सर। और पावागढ़ वाले जो होते हैं ना, वो मन्नत लेते हैं, अंबाजी की लेते हैं। बिल्कुल सर, जाते हैं। कोई यहाँ से पैदल जाता है, चल के कोलकाता जाता है, कोलकाता वाले गुजरात आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है किसको कहाँ जाना है। देखिए वहाँ भी माता जी, यहाँ पे भी है। अरे भाई, राजस्थान वाले राजस्थान रहो, कोलकाता वाले कोलकाता रहो। लेकिन क्या होता है कि जितना डिस्टेंस होगा, मतलब में जितना दूर हो, जितना आदमी परेशान होकर जो मिलता है ना, वो बात सही है। अगर उसको आसानी से मिल जाए, अभी सूरत है, ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसे US से लेने के लिए आते हैं, US में इतना जा रहा है तो उनको वैल्यू है। लेकिन सूरत वाला बंदा होगा ना, तो नज़दीक मिल रहा है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलेगा ना कोई
हिमाचल में है और हिमाचल में ऐसी ऐसी दवाई मिलती है और 3 महीने तक नंबर नहीं लगता, वो सबसे श्रेष्ठ होगी, बिकॉज अब 3 महीने तक नंबर नहीं आता समझो। और महंगी वाली है तो ही वो असर करेगी, सस्ती वाली असर नहीं करेगी। ये हमारा मेंटालिटी है और हमने ही बिगाड़ा हुआ है। इसको कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, अकेला के काम तो है नहीं चेंज करने के लिए, तो बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत महंत और ये काफ़ी सारे हमारे जो आगे भी हो गए, बहुत सारे चीज़ कह के भी गए। लेकिन बोलना और इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना दोनों अलग अलग बातें होती है। पहले तो क्या, हमें अपने से ही शुरुआत करनी होगी। देखिए, सारे इन्वेंशन रिसर्च तो बहुत, इसमें यंग जनरेशन भी आ रही है। मैं आपको समझा दूँ कि अभी फार्मर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी होता है, क्या होता है कि जैसे अभी मेरी खुद की भी बेटी हो या मेरी बहन हो, तो उनकी सगाई के लिए जब हम लड़का देखते हैं तो पहले देखते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी कितना है, भाई उनका घर है कि नहीं, वो सब देखते हैं। और दूसरा उतना भी ये भी पूछते हैं कि उसका खेत है कि नहीं। अगर बोले कि हाँ भाई खेत भी है, ज़मीन है, तो बोले हमारी बेटी खेती नहीं करेगी। अरे कौन सी बात है, ज़मीन इसलिए है कि जब ज़रूरत पड़े तो बेचने के लिए, ऐसा चीज़ नहीं होती है। क्या होता है कि देखो, आप खाते क्या हो? मैं तो खाना खाता हूँ, गेहूँ धान वगैरह खाते हो, हाँ। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे फेमस डॉक्टर होगा, वो क्या खाता होगा? वो भी धान ही खाता है, गेहूँ खाता है। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, ये फार्मिस्ट है, साइंटिस्ट है, सब क्या खाते हैं? वही सेम चीज़ खाते हैं, सारा को दाना गेहूँ वही चाहिए, गेहूँ सब्जी सब। साइड में वही समझता हूँ मैं, वही, क्योंकि जब मैं देखता हूँ मेरी कम्युनिटी में देखता हूँ तो बोलता है कि मेरा बेटा वकील बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा। सर आज तक किसी ने नहीं बोला कि मेरा बेटा फार्मर बनेगा। अगर ये सैनिक बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खाते तो धान ही, अगर धान उगाने वाला नहीं होगा तो डॉक्टर किस काम का, वकील किस काम का और इंजीनियर किस काम का? तो जो बर्बाद हो रहा है पहले उसको। और दूसरा मैं संदेश देना यही चाहूँगा कि बेटी को अगर ब्याह ना हो तो फार्मर भी देखो कि अगर जो धान उगाएगा वही खाते हैं, इंजीनियर वकील। और देखो जैसे मुझे पकड़ लो, आई एम जस्ट 12 फेल, ठीक है, 12 से ज़्यादा तो मैं पढ़ा नहीं हूँ और उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, लेकिन ठीक है, आज मेरी बीवी तो हैप्पी है तो आप अगर आप है तो ऐसा कीजिए कि फार्मर में भी देने का थोड़ा वो अनुदान रखिए, मतलब मैं। इसके अलावा सर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं इस देसी गाय के, थोड़ा बेनिफिट्स के बारे में बताइए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस देसी नस्ल का, क्या क्या एडवांटेज है सर आपको? देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट, मतलब में बहुत सारे होते हैं। इसको जैसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आपको बोलने के लिए जाए तो स्पिरिचुअल में बहुत सारे इफेक्ट इसलिए कि गाय के ऑरा जो होते हैं वो 500 मीटर्स के ऑरा होते हैं और हमारे ऑरा उनके साथ मैच होने से क्या होता है, हमारे ऑरा की क्लींजिंग भी होती है। ये स्पिरिचुअली बेनिफिट हो गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभूति के तौर पे महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसके पास जाने से अगर आप डिप्रेशन में हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप थोड़ी देर के लिए उसके पास जाते हैं ना तो आपको एक शांति का अनुभव होता है। देखिए आप भी फील करना, एक उसके अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, एक वाइब्रेशंस अलग प्रकार के ही होते हैं। और गौशाला होता है ना, देखिए कोई भी शास्त्र ले लीजिए, हमारे पुराने से पुराने शास्त्र ले लीजिए, कहीं पे भी श्रीमद् भागवत गीता हो, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, वेद हो, 18 पुराण हो, 52 उपनिषद हो, या कुछ भी ले लीजिए, हर एक शास्त्र में गाय का श्लोक है और है। इसका मतलब है कि गाय का इस पृथ्वी पर कुछ महत्व है और महत्व यह है कि भगवान ने इंसान तो बना दिया लेकिन इंसान को एक अनमोल भेंट दे दी गाय। और वैसे आपको आप इस बैकग्राउंड से शुरू से जुड़े हो कि आपने कैसे शुरुआत की, 1 2 गाय, 3 गाय, 4 गाय, 5 गाय? उसके बाद शुरुआत तो हमने जब की थी तब हमारे पास 5 गाय थी, लेकिन हम संभालने के लिए सक्षम थे, 10-15 गाय संभालने के लिए सक्षम थे, तो फिर हमने 5 से बढ़ा के 15 की। और अच्छा लग रहा था कि धीरे धीरे करते बढ़ते 250 हो गए, पता भी नहीं चला। एक थोड़ा सा पॉइंट से हटके बात करूँगा कि सर ये आप जैसा नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, इतना डीपली नॉलेज, इतना आप और भी मल्टीपल आप काम करते रहते हो सर, फिर भी नॉलेज के तो भंडार हो, क्योंकि काफ़ी कम ही लोग होते हैं जैसे आप जैसे नॉलेज ए से लेके जेड तक काफ़ी डीपली नॉलेज, जैसे आपने नंदी के ऊपर रिसर्च किया, ऐसा पहले मैंने कभी जानकारी ली नहीं, शायद ही मैंने यूट्यूब पे या कहीं गूगल पे कभी देखी होगी। सो व्हाट आर द, या तो इंटरेस्ट होना चाहिए क्या कुछ ऐसे, आपको कैसे इंटरेस्ट जगा इस चीज़ का? देखिए हर चीज़ हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक चीज़ शौक नहीं बनती है ना हमारी, तब तक कुछ नहीं होता है। अगर आपको गाड़ी सीखने का शौक है, कुछ कौन सी भी गाड़ी हो, आप इजीली आपको सीख जाएंगे, आप उसको चला लेंगे, ठीक है। अगर आपको इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, मतलब कुछ भी बनना है, तो आप उसके पीछे मेहनत करते हैं, ऑटोमेटिकली सब होते जाता है, ठीक है। वैसे ही चीज़ है कि जब इसके अंदर डीप होते जाते हैं अपने आप होता जाता है और अपने आप। और आगे का रास्ता मैंने जो स्पिरिचुअल बताया कि आगे का रास्ता है ना, वो
अपने आप गाय दिखा देती है, गौ माताएं दिखा देती है। देखो ये स्पिरिचुअली आप बताऊंगा तो ये साइंटिफिकली वो नहीं है, लेकिन जब आप गाय के सानिध्य में जब मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और मेडिटेशन एक अद्भुत चीज़ है और इनसे इंस्पायर होते हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो इंस्पायर कुछ ना कुछ नया मिलते रहता है। जैसे आज सोच आया तो कायाकल्प की जैसे सोच आई तो हमने कायाकल्प के लिए क्या करते थे और जो किया था उस चीज़ को हम मतलब ईजी टू एक्सेस कैसे कर दें। देखो एक गाय का दूध दूसरे को पिलाना, दूसरे को तीसरे को पिलाना, बहुत करना, फिर उसके बाद दूध आएगा, वो दूध का 1 गिलास पियेंगे, 2 दिन तक अच्छा नहीं रख पाएंगे। तो उसको क्या किया हमने, पूरा R&D रिसर्च करके इजी टू एक्सेस बना दिया। गोली ले लो, बात हो गई खत्म। यूरिन पीना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमने उसका टैबलेट बना दिया, मुँह में गया, पानी पी लिया, खत्म हो गई बात। तो ज़्यादातर लोग पी पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि लेडीज़ लोग को यूरिन पीना अर्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। जैसे ईजी टू, तो इस दुनिया को ईजी टू एक्सेस चाहिए। राइट सर, समझ गए? तो बस इसको ईजी टू एक्सेस कर दो, सिंपल सी बात है, एक्सेप्ट कर लेंगे सब लोग। और ये सामने मैं देख रहा हूँ आपको पूरा गाय का पूरा मॉड्यूल है, कितनी गायें हैं, क्या ये क्या सिस्टम आपने कर रखा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। पूरा 250 काउंट्स है और 68 कैमरास लगे हुए हैं। जी सर, सारे इसमें। तो इसमें बताइए थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या है सर ये। इसमें क्या है कि सारे पूरे जो अंदर दिख रहे हैं ना, वो वाले में 22 नंबर्स के कैमरा में दिख रहे हैं ना, वो सारे नंदी है जी, बुल है, छोटे बड़े सारे बुल उसमें है। टोटल 5 बुल हमारे सर्विस में है, बाकी सारे बुल है वो वहाँ पे। और उनका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे यूरिन कलेक्शन होता है। यूरिन कलेक्शन होने के बाद नाइट्रोजन ब्लास्टर फ्रीजर में जाता है। और दूसरा वो है हमारा मेडिसिन यूनिट है, जो सामने पूरा यहाँ सेकंड वाले में, हाँ वो पूरा मेडिसिन यूनिट है सर। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो गाय चरने के लिए जाती है वो सारे कैमराज लगे हुए हैं, वो वहाँ पे है। और वहाँ पे 360 कैमराज लगे हुए हैं, यहाँ से पूरा देख सकते हैं। नहीं, अगर ये आपका जो प्रोसेस आप कर रहे हो तो क्या मेरे को मौका मिलेगा, आप मेरे को फिजिकली दिखाना चाहोगे कैसे सीमन पे आप कैसे गौमूत्र कलेक्ट करते हो, कैसे मैन्युफैक्चर होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ लाइव दर्शकों को, किसानों को देखने का मौका मिल सकता है? श्योर मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। आगे सर, आगे इसके लिए तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करने चाहेंगे सर। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना काफ़ी अच्छा डीप नॉलेज रखने के लिए। आप जैसे युवा लोग, युवा शक्ति अगर आगे आएगी, संगठन बनाओगे, गवर्नमेंट को अप्रोच करोगे, इतने पढ़े लिखे, इतना डीप नॉलेज आज के टाइम बहुत ही कम मिलता है। शास्त्रों का नॉलेज, मेडिसिन का नॉलेज, और भी आगे और क्या प्लान है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लान के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं सर। फ्यूचर प्लान तो बहुत बड़ा है, मतलब मैं इसको इस इंडस्ट्रीज़ पे लेके जाना, इस लेवल पे लेके जाना। और सबसे बड़ी बात है क्या होती है कि नंदीशाला हमारा अभी जो यहाँ पे पूरा सेटअप है वो 500 नंदी तक हम रख सकते हैं, और 5000 नंदी की नंदीशाला हम बनाने के लिए जा रहे हैं। और इसको पूरा एक ऐसा मॉड्यूल बनाएंगे। देखिए अभी बहुत सारे रिसर्च भी इस पे चल रहे हैं कि आज तक पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदिक इंजेक्शन नहीं बना हुआ है, तो यूरिन से हम करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट करके उसका आयुर्वेदिक इंजेक्शन भी बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं। और आगे का प्रोजेक्ट हमारा है कि ये पूरा काउ साइंस यूनिवर्सिटी हम डेवलप कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी, उसमें एजुकेशन दिया जाए और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी हो, उसमें सारे इन्वेंशन, मतलब जो एलोपैथी को जो स्थान मिला है, जो उस लेवल पे हम सारा यहाँ पे करने जा रहे हैं। और उसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन ये हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट है। आपका ब्रांड का नाम क्या है, किस नाम से आप, आपका लोगो जो आपकी टी शर्ट भी पहन रखा है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए आपके प्रोडक्ट किस नाम से है? जी हमारा समर्पण का नाम है, समर्पण है, समर्पण हाउस लाइफ के नाम से है जी जी। और आप लोगो देखेंगे, ब्रांड देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था ना, ये गाय के कंडे, असल ये बुल के कंडे, ये हमारा समर्पण हाउस लाइफ है। और ये देखिए इसमें लिखा है डेली वन गिरबुल डंग केक लिखा हुआ है। ये जो बुल है वो हमारा ही बुल है, राजवीर बुल है। और इसके अंदर ऐसे आते हैं, मतलब 30 दिन की पूरी कीट है, इसमें 10, 20 और 30 ऐसे होते हैं। इसके अंदर दीपक जला के इसके ऊपर रखना है, और इसमें 3 लैंग्वेज में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ सब घर पे करते हैं, लेकिन अभी किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो हमने क्या किया कि शॉर्ट यज्ञ बना दिया कि किसी के पास टाइम नहीं है तो 5 मिनट में यज्ञ कर सकता है। जैसे ये बुल के गोबर है, तो बुल के गोबर में 72 काइंड ऑफ औषधियाँ भी डाली गई है, तल डाला गया, अजवा डाला गया, सारी चीज़ें डाल के जो हमें यज्ञ में होमते हैं। एक यज्ञ का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। यज्ञ का विज्ञान में अगर आपको समझाने के लिए जाओ तो सब लोग बोलते हैं यज्ञ में जो चीज़ डालते हैं वो नष्ट होती है। नहीं, साइंस है यहाँ पे। देखिए चीज़ क्या होती है, कोई भी चीज़ अग्नि के संपर्क में आने से वो फिजिक्स का नियम है, वो सिर्फ रूपांतरित होती है, किसी में कन्वर्ट होती है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो फिर आप ये भी मानते हैं कि अगर मक्खी का, मच्छर का, कीड़े का, हर कीड़े का होना ज़रूरी है। अगर इसमें से सिर्फ पृथ्वी पे से अगर मकोड़े या कीड़े भी हटा दिए जाए तो हमारा जनजीवन जोखिम बन जाएगा। राइट सर। हर एक का होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम घी खाते हैं, हम पौष्टिक सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतु है वो सिर्फ नासिका द्वारा ही खुराक लेते हैं। तो क्या होता है, हम जैसे यज्ञ में होमते हैं, जैसे घी डाला तो यज्ञ में रूपांतरित होता है, औषधियाँ डाली, जो सारी चीज़ें डाली जाती है, लास्ट में हम स्विष्टकृत डालते हैं, यानी कि कोई फल डालते हैं, तो फल भी डालते जलता है तो उसका रूपांतरित होता है और नासिका द्वारा वो ग्रहण करते हैं और हमें
करोड़ों मतलब में जो कीटक होते हैं छोटे छोटे छोटे, उनको पोषण मिलता है। इसके लिए ये यज्ञ का इजाज किया गया था छोटे से छोटे जीव के लिए, क्योंकि पता है ना आपको ये चीज़ होती है कि कीड़ी को कण और हाथी को मन भगवान श्री दे ही देते हैं। तो अगर छोटे से बिल में बैठा हुआ भी छोटा कीड़ा होगा तो कहाँ से यज्ञ करेंगे, और उससे जो भी ये चीज़ जनरेट होती है वहाँ से वो ग्रहण करता है और ये पृथ्वी का संचालन चलता है। थैंक यू सो मच सर। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। आने वाली वीडियो में सर अपन देखेंगे आप कितने प्रोडक्ट यहाँ लाइन में प्रोडक्ट का भंडार दिख रहा है। इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आप शॉर्टली मेरे को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, कौन सा प्रोडक्ट है, इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्या हेल्प करता है। तो आगे आने वाली वीडियो में इनके बारे में अपन जानकारी की कोशिश करेंगे। इसके बाद इनके पास गिर गौशाला करीबन 400-500 गाय है, जो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। नंदी से कैसे ये जो अपना गोमूत्र वो कलेक्ट करते हैं, कैसे उनको बाय प्रोडक्ट है, इनके पास पूरा प्लांट यूनिट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर रखा है, उसको कैसे मेडिसिन के फॉर्म में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और भी काफ़ी बहुत कुछ है इनके पास। अगर समय रहा, इनको कहीं बाहर जाना भी है आज, तो कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में इनका पूरा कवरेज करके आपको दर्शकों को सामने दिखा सकूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। इतना डीप रिसर्च गौशाला या अपना जो देसी नस्ल के ऊपर किसी ने किया नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को मेरे ये आने वाले सीरीज़ को ज़रूर देखिए और आपको भी इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा, आइडिया लगेगा। और आप भी अगर कुछ यूनिक करना चाह रहे हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, अपने ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए, और आगे आने वाला भविष्य में आपको बता सकता हूँ कि इसी पे निर्भर रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी और बढ़ने वाली है। और ये जो गौमूत्र है या देसी गाय का प्रचलन है, ये काफ़ी बढ़ने वाला है। तो आप इन सर से सुनिए। अगर आप इनको मिलना चाहिए तो सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मेल आईडी आपको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे मेरे को श्रोता भी लगते हो, काफ़ी अच्छे गुरु भी लगते हो और काफ़ी अच्छे ट्रेनर भी लगते हो सर। तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं सर? जी श्योर, में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि अगर मैं आपका पर्सनल नंबर है ना सर, पर्सनल नंबर के लिए क्या होता है, नहीं आप मुझे जो यहाँ पे मेरा हेल्पलाइन नंबर है, इस कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पे भी अगर आप मैसेज छोड़ देंगे जी 93592 जी 93590 जी, और दूसरा नंबर है 93595 93590, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। मैसेज डाल देंगे या आप कॉल भी करेंगे और मेरा नाम लेंगे कि भाई हमको उससे बात करना है, तो मुझे वो कॉल डाइवर्ट की कर दी जाएगी। अदरवाइज़ हमारा वेबसाइट है www.samarpanhubslab.com। आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, देख सकते हैं और इंक्वायरी में वहाँ पे भी डाल सकते हैं। और ईमेल एड्रेस को ईमेल करना चाहिए पर्सनली 1 to 1 में सर? हाँ तो कर सकते हैं ना। आपको सारी डिटेल्स क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे जाके समर्पण हब्स लैब सर्च कर देंगे ना, तो पूरा डिटेल्स, कस्टमर केयर नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स, सारे वीडियोस वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।